शिक्षा विकास रोजगार का है अवसर, स्वरोजगार का हर युवा बनेगा हुनरमंद। आगे बढ़ रहा है झारखंड, सुनहरे भविष्य का निर्माण हो रहा है। ऐतिहासिक नए दौर का उदय हो रहा है। नई सोच है, नई हवाएं, होंगी पूरी आशाएं। ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं, ये है नई दिशाएं, नई दिशाएं। जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा दिन जिसे इस मकसद के साथ मनाया जाता है कि विश्व भर में जो लोग हैं उन तक इन्वायरमेंट से संबंधित जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है उसको चलाया जा सके। इस बार इस दिवस का थीम रखा गया है ओनली वन अर्थ। इस थीम का ये मकसद है कि लोगों तक ये समझ बैठाई जा सके कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे गैलेक्सी में कितने सारे प्लैनेट्स हो, धरती सिर्फ एक है। और अगर वक्त रहते हम सब ने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया कि जिस तरीके से और जिस तेज़ी से डेवलपमेंट के नाम पर और कभी कभी बिना ख्याल किए हम अपने प्लैनेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक ऐसा वक्त आएगा जब इस क्राइसिस से बाउंस बैक करना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ मुख्य चैलेंजेस हैं जब हम पर्यावरण की बात करते हैं जो हमारे वक्त सामने इस वक्त खड़ी है, और किस तरीके से कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। हर कोई अपने तरफ से कुछ ना कुछ इसमें योगदान दे सकता है ताकि वापस से जो एक्सप्लॉयटेशन किए गई हैं उससे हम थोड़ा सुधार सकें और जो अर्थ है उसको हम हील करने का एक मौका दे सकें। इस कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ रिटायर्ड IFS और उसके साथ ही इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट राम प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार सबको। सबसे पहले तो इस बार 50 साल सर ये जो दिवस है वो पूरा कर रही है और बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है हर जगह इसे मनाने की। आप इस दिन को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आप इस दिन को देखते हैं? मैं विश्व पर्यावरण दिवस को मैं 1972 के समय से इस रूप में देख रहा हूँ कि पूरे विश्व में जब बहुत ही क्राइसिस हुआ, पर्यावरण की क्राइसिस हुआ, तो अमेरिका के लोग 1972 में वाशिंगटन DC में एकत्रित हुए और यह सडन सर्ज था लोगों का। लाखों लोग एकत्रित हुए एक बैनर के नीचे कि हमारे पर्यावरण के खिलाफ और पर्यावरण को हम लोग बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो अब समय ऐसा आ गया है कि पूरे विश्व को जागरूक होना चाहिए और हम लोग अपने पृथ्वी को जिस तरह से ट्रीट करते जा रहे हैं अब संभव नहीं है। और उसका परिणाम ये हुआ, ये जो सडन लोग वाशिंगटन DC में जुटे लाखों लोग, तो फिर अगले साल स्वीडन के स्टॉकहोम में 5 और 6 जून को इस पर विश्व के सारे नेताओं, एक्टिविस्ट, NGOs सब लोगों ने मिल करके चर्चा की और यह निर्णय फिर यूनाइटेड नेशंस ने लिया कि हर वर्ष अब आगे से हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे और हम अपने पर्यावरण के संबंध में चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ यह भी हम डिवाइस करेंगे कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमारे क्या उपाय होने चाहिए। अगर सर हम हमारा जो देश है भारत उसके पर्सपेक्टिव में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो क्लाइमेट क्राइसिस की क्या कुछ मुख्य चुनौती है जो अभी हमारे सामने खड़ी है, अगर हम अपने देश के पर्सपेक्टिव से देखें? अगर आप हमारे भारत के संदर्भ में अगर आप देखते हैं पर्यावरण को लेकर के, तो भारत मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। हमारी आत्मा गाँव में बसती है। आपने यह भी देखा होगा कि इस बार जो 2 साल में कोविड जैसा जो डिजास्टर पूरे वर्ल्ड में आया, हिंदुस्तान में हमारे गांव के कारण हमारी स्थिति, हमारी आर्थिक और बाकी स्थिति जो है उतनी बुरी नहीं हुई जितना कि आपको यूरोप और अमेरिका में लोगों ने कहा। तो भारत में एक हमारी इकॉनमी है, डेवलपिंग इकॉनमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये सारे एक्टिविटी में हम पाते हैं कि हम अपने पर्यावरण को एक तरह से हम कई
स्तर पर हम डैमेज करते चले जा रहे हैं। जब रोड का विस्तारीकरण होता है 2 लेन से 3 लेन, 3 लेन से 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, तो पहले के जितने पेड़ हैं जो कि अंग्रेज़ों के समय से लगाए गए थे, 150-200 साल के जो पेड़ थे, उन्हें हमें काटना पड़ रहा है। अब पुराने जो वृक्ष होते हैं उनका इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस इतना अधिक है कि अभी हम 1000 पौधा लगा दें और एक हमारे पास पीपल का पेड़ 200 साल पुराना है, तो मैं समझता हूँ कि पीपल का पेड़ 200 साल जो पुराना है वो अधिक पर्यावरण के लिए ये है। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी में हम लोग को यह समझना होगा कि विकास तो ज़रूरी है, ठीक है, हमारी आबादी है, सबको खाने पीने के लिए अन्न चाहिए, सुविधाएं चाहिए, ट्रेन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपनी पृथ्वी को उतना नुकसान न पहुंचाएं जिससे कि फिर हमको रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। और इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी की एक बात जो कि उन्होंने कम से कम आज से 100 साल पहले कही थी कि यह पृथ्वी जो है वो मनुष्य के आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इंसान के लालच को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो चैलेंज अभी यही है कि हम लोग जो है वो लालच वाली स्टेज में आ गए हैं। चाहते हैं कि हम पेड़, अगर हम एक घर बना रहे हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं जहाँ घर बना रहा हूँ कम से कम मैं वहाँ 2-4 पौधे लगाऊं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो पहले से जो पौधा था उसको काटे और उसके बाद घर बनाए। तो ये हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक हमारी माता पृथ्वी को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। सर, आपने फॉरेस्ट सर्विस में 30 साल आपने दिया है, 36 साल आपने दिया है फॉरेस्ट सर्विस को, तो काफ़ी करीब से आपने बायोडाइवर्सिटी को देखा है और उसके साथ ही काफ़ी करीब से आपने डिज़ास्टर होते हुए भी देखा होगा कि किस तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी है एक तरीके से इंडेंजर्ड स्थिति में आकर खड़ी हुई है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और आप काफ़ी वक्त से सतत विकास पर भी काम कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिसे अभी हमें पकड़ के रखने की ज़रूरत है जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ही है कि एक और हम विकास भी करें और साथ ही साथ हम अपने पर्यावरण को भी स्टेबल रखें। डेवलपमेंट जो है वो पर्यावरण के रिस्क पर नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जैसे ही अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे तो हम हर वो काम कर सकते हैं जिसमें कि हम विकास के साथ साथ हम अपनी पृथ्वी को भी बचा सकेंगे। हम अपने पशु पक्षी जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी है, अभी सबसे बड़ी चिंता है पूरे विश्व में कि टोटल नंबर ऑफ जितने स्पीसीज़ हमारे थे वाइल्ड एनिमल्स की और उसके साथ साथ प्लांट्स का, जो प्लांट्स का बहुत धीरे से बहुत तेज़ी से वो घटते चला जा रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना समृद्ध हमारा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ही सब हम उसको विकास की कसौटी पर अपने को पाएंगे। आपने सर अभिनव ग्राम फाउंडेशन जो है उसकी आपने स्थापना की, उसकी शुरुआत की थी आपने कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ मुख्य एस्पेक्ट्स आपके लिए रहे थे जब आपने इसकी शुरुआत की थी और कौन से कुछ की पॉइंट्स थे जिस पे काम करने की ज़रूरत लगी थी आपको? ये हमारा इस फाउंडेशन को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि जो हमारा 40 वर्षों का अनुभव है गवर्नेंस के भीतर और नेचुरल रिसोर्स मैनेजर के रूप में, हम लोग वो चीज़ अपने गांव के लोगों को उपलब्ध कराएं। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे गोल्स हैं, अगर उनमें से अगर हम 4-5 गोल को भी लेकर के चलते हैं, अब जैसे गांव में अगर अच्छा एग्रीकल्चर होता है तो स्वाभाविक हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी और हंगर ख़त्म होगा। फिर गांव के लोगों को अगर हम यह समझाते हैं कि आपको पानी का किस तरह से संरक्षण करना है और पानी का किस तरह से यूज़ करना है, अगर पानी है तो एग्रीकल्चर है, जल है तो जीवन है। और आपको मालूम होगा कि गांव में आप देखते होंगे कि जितनी भी बीमारियां हैं सब वाटर बॉर्न है। 70% हमारी बीमारियां जो हैं वो वाटर बॉर्न है। यदि हम गांव के लोगों को यह बता पाते हैं
कि हमको अपना नदी, नाला, तालाब, आहर, जो हमारे ट्रेडिशनल जो वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े बड़े लेक हैं, झील है, उनको हमको किस तरह से बचाना चाहिए, साथ ही साथ उनको हमको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि हमारी गंगा नदी जो है वो शुद्ध रहे, लेकिन गंगा नदी में जब आप नहाने जाते हैं तो पियर्स और लक्स साबुन आप 3 बार लगाते हैं कि चलिए आप, मैंने गंगा नदी जो है इतना बढ़िया पानी है हम उसको, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि आपने वो केमिकल नदी में डाल करके आपने कितने मछली को, कितने जलीय जो प्राणी हैं उनको आपने नुकसान पहुंचाया। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम इस तरह से जो सस्टेनेबल कुछ गोल हैं, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, हंगर के प्रति हो, अच्छा स्वास्थ्य के लिए हो, पर्यावरण के लिए हो, हम लोग अपने फाउंडेशन के माध्यम से कम 5-10 गांव को भी तो हम ठीक कर सकें। बिल्कुल। यहाँ पे आपने सर एक बहुत अहम बात भी कही कि जो लोग हैं, हमें चाहिए कि सब चीज़ें अच्छी हों, सब कुछ वापस से रिकवर हो जाए, लेकिन जो स्टेप्स जो हमें लेने की ज़रूरत है वो हम लेना चाह नहीं रहे हैं, या फिर वो हम उसको अवॉइड करते रहते हैं। अगर प्लास्टिक यूसेज की बात आए तो अभी जो मास्क पे इतना अचानक से प्रोडक्शन इसकी बढ़ गई है और लोग यूज़ काफ़ी कर रहे हैं, इसमें भी काफ़ी मेहनत करना पड़ा लोगों को ये समझाने में कि कॉटन मास्क जो है उसको आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अलग एक वेस्ट है जो कि क्रिएट हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। लोगों को कितना ज़रूरी हो गया है सेल्फ अवेयर होना इस वक्त, और क्या कुछ हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हम आप उनको बता सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन वो जो समझ बैठानी वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है लोगों के अंदर। बिल्कुल, मैंने आपको पहले कहा कि हमें अपनी सोच और मानसिकता बदलनी होगी। हर कोई अभी गर्मी के दिन में या साल भर में हम केवल एक चीज़ प्रैक्टिस करें अपने, कि हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो एक अपने घर से वाटर बॉटल हम रखें, परमानेंट वाटर बॉटल, चाहे वो शीशे का हो या किसी मेटल का हो, हम अपने पानी लेकर के चले। तो हमें बॉटल पानी नहीं खरीदना होगा, बड़ा छोटा, एक तो पैसा गया, और उसके साथ वो जो है सिंगल यूज़ जो बॉटल है, हम पीने के बाद उसको यहाँ वहाँ कहीं हम फेंक देते हैं। तो एक छोटी सी सोच आपकी जो है वो महीने भर में 10-20 बॉटल को वो बचा सकती है। उसी तरह से मुझे लग रहा है कि अभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो प्रचलन हो गया है, मैं आपको बताऊं, मैं गांव में काम करता हूं, मैं गांव में देखता हूं, मुझे रुलाई आती है जब हम देखते हैं कि गांव के खेत में पौधे और सब्जी की बाड़ी को छोड़ करके चारों तरफ उजला उजला आपको थर्मोकोल का प्लास्टिक का ग्लास और प्लेट्स चारों तरफ फेंके हुए हैं। पहले हम लोग पत्तल में खाते थे, कुम्हार के यहाँ से बन करके आता था, आपको मिट्टी का चुक्कड़ आता था, उसमें पानी पीते थे, सब कुछ करते थे, और अगले दिन जो वो पत्तल फेंके जाते थे उसमें कुछ फूड मटेरियल वगैरह भी रहता था, तो उसको आपको बकरी और गाय खा करके वो अपना काम कर लेते थे। अब देखिए कितना सुंदर ये इकोलॉजिकल ये वो सिस्टम था, उसको हम लोगों ने प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया। हम कर रहे हैं और उसको फेंक दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जमशेदपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो तो आपके कचरे को उठा लेगा, अब गांव में कचरा को कौन उठाने वाला है? तो गांव का पूरा सीन खराब हो गया है। आपको 5 रुपये में बिस्किट, 5 रुपये में कुरकुरे, 5 रुपये में आपको मैगी, तो हर चीज़ 5 रुपये में जो हो गया है, उसके सारे आपको सिंगल यूज़ प्लास्टिक ने पूरी हमारी इकोलॉजी को और रूरल सीन को बदल किया है। और मुझे लगता है कि अगर इस पर रोक न लगे तो आगे आने वाले दिनों में हमारा जो मिट्टी भी पूरा प्रदूषित मैंने इन चीज़ों से हो जाएगा। और बड़ी खुशी ये बात है कि भारत सरकार ने इस 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया है, और उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, मीडिया, प्रेस, अखबार सबके माध्यम से, ताकि लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। और इससे फ़ायदा होगा हमारे कुटीर उद्योग में, जो हमारे जो कुम्हार भाई, जो हमारे गरीब आदिवासी जो पत्तल बनाते थे, जो दोना बनाते थे, तो ये सब जो बनाते थे, तो उनकी लाइवलीहुड, उनका लाइवलीहुड, उनकी सस्टेनेबिलिटी जो है उसमें काफ़ी
सुधार होगा। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि जो हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं जी जी हम उसी को वापस एक बार अडॉप्ट करें, क्योंकि वही जो है सस्टेनेबल भी है और हमें काफ़ी आगे तक लेकर जा भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें आज के टाइम पे कार्बन फुटप्रिंट्स पे काफ़ी चर्चा होती रहती है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफ में ही समझाएं कि आखिर ये कार्बन फुटप्रिंट है क्या और किस तरीके से अभी हमारे लिए चैलेंज है। हाँ, देखिए, कार्बन फुटप्रिंट पर अभी पूरे विश्व में हर जगह काफ़ी चर्चा हो रही है। यह एक तरीका है इस चीज़ को मापने का कि जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सारे जो गैस हैं, हम अपने एक्शन से, एक्टिविटी से हम इस तरह का कितना गैस हम पैदा कर रहे हैं। जैसे ये स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 एसी चल रहा है, तो ये एसी से जो गैस निकलती है, जो हीट निकलता है, वो जो है वो जाकर के आपको ग्रीन हाउस गैस के रूप में वो ऊपर का स्टेज और अर्थ के बीच में एक लेयर बना देता है, जिसके चलते पृथ्वी हीटअप हो जाती है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एक्शन से हम किस तरह से ये कार्बन, और इसको मापने का तरीका हो गया है कि CO2 के टर्म में हम उसको मापते हैं। अब मैं आपकी बात करूं कि जैसे आपको यहाँ से जमशेदपुर अपने कोई दूरदर्शन के प्रोग्राम के लिए जाना है, आप एक सिंगल, आप क्या करेंगी कि आप अपनी गाड़ी उठाएंगी, अकेले आप अपनी कार से आप जमशेदपुर चली जाएंगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरा पेट्रोल बर्न होगा, एक आदमी के ऊपर इतना जनरेट होगा एटमॉस्फेयर में। यही आप राज ट्रांसपोर्ट के बस से, एसी बस से एक टिकट कटा करके अगर आप जमशेदपुर जाती हैं तो आपका योगदान कार्बन फुटप्रिंट में कम हो जाता है। तो ये जो कार्बन फुटप्रिंट में पूरे विश्व में अगर आप देखिए, सबसे विकसित जो 3 राष्ट्र हैं, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इनकी हर चीज में एनर्जी का उपयोग है, बिजली का उपयोग है, एयर कंडीशनिंग का उपयोग है, ये वेस्ट बहुत प्रोड्यूस करते हैं। इनका जो खान पान है वो मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन है। हम लोग का जो हिंदू वे ऑफ लाइफ था कि हम लोग मैक्सिमम लोग वेजिटेरियनिज्म में विश्वास करते थे। लोकल फूड जो खेत में होता था, हर सीजन में जो हो रहा, हम वही सब चीज़ खाया करते थे, तो उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम जनरेट होता था। लेकिन अब हम सोचते हैं कि अगर हम एक कोई सेव खाएं, तो सेव कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो कोई न्यूजीलैंड से आ रहा है, अब वो सेव को लाने में हवाई जहाज़ से कितना परेशानी हुई, कितना उसमें एनर्जी लगा, अगर ये सबको कैलकुलेट करें तो इसी से हमारा कार्बन फुटप्रिंट। और अभी का जो अध्ययन, अब हम लोग खुद अब एग्जामिन करने लगे हैं कि हम अपने हर एक्शन को किस तरह से मिनिमाइज करें, जिससे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कम से कम प्रोड्यूस करें। क्योंकि धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर, ये जो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज करते चला जा रहा है। आधा डिग्री टेम्परेचर के कारण आपका समुद्र का स्तर अगर 1 इंच 2 इंच ऊपर हो जाता है, तो उससे वर्ल्ड में कितने सिटीज़ हैं जो कि डूब जाएंगे, सिटी का, शहर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का जो असर, और अभी हम लोगों ने तो देख लिया मार्च में कि मार्च में जिस तरह की गर्मी पड़ी पूरे देश में, कि मार्च में हीट वेव, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं 65 साल का हो गया हूँ और 65 साल में हमने कभी मार्च में ये हीट वेव की स्कूल को बंद करना पड़े, स्कूल की टाइमिंग चेंज करना पड़े। तो मैडम ये तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम लोग सब लोग मिल करके पृथ्वी के प्रति अत्याचार। बिल्कुल। और इसमें सर निराशा की सबसे बड़ी बात यह है कि जब हीट वेव मार्च में देखी गई तो इस बात से अवेयर होने के बजाय हमने एसी जो है खरीदना स्टार्ट कर दिया सबने काफ़ी तेज़ी से, जो कि अंत में कार्बन एमिशंस में और योगदान ही दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर आप लोगों का एक इनिशिएटिव ये भी है जिसमें आप इन्वायरमेंट ऑडिट जो है वो करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो स्कूल्स हैं। तो जब आप ये विज़िट करते हैं यूनिवर्सिटीज़, तो क्या कुछ आपके टारगेट्स होते हैं कि किस तरीके से जज करना है इन यूनिवर्सिटीज़ को कि यहाँ पे इन्वायरमेंट का पूरा ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, और कहाँ आपको कुछ लैक नज़र आ रहा है जब आप विज़िट करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस को? तो देखिए, ये यूजीसी ने NAC के थ्रू
मैंडेटरी कर दिया है कि जितने अच्छे इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज, IIMs, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूनिवर्सिटीज़, उनको अपना इन्वायरमेंट ऑडिट कराना है, जिसको हम ग्रीन ऑडिट के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य बड़ा साफ है। हर यूनिवर्सिटी, जो कॉलेजेस होते हैं, उनका अच्छा कैंपस होता है, और जो नए नए जो इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, 200 एकड़, 400 एकड़, 600 एकड़ में सब कैंपस वगैरह सब बन रहा है, तो वहाँ हम लोग यह चीज़ एग्जामिन करते हैं कि वो पर्टिकुलर संस्थान जो है वो इन्वायरमेंट के जो जितने कंपोनेंट्स हैं उनके साथ उनका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका कैंपस है तो आपकी ग्रीनिंग कैसी है, आपने कितने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, कितने अच्छे तरह से फूल पत्तियाँ आपने लगा रखी हैं, ग्रीनिंग का स्टेटस हम उनको एग्जामिन करते हैं। हम यह भी स्टेटस करते हैं हर यूनिवर्सिटी में, जैसे रांची यूनिवर्सिटी का ऑडिट अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो रांची यूनिवर्सिटी में के जो पीजी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें भी आपको 18-20 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके द्वारा जो वेस्ट जनरेट किया जा रहा है, आखिर वेस्ट का आप डिस्पोजल कैसे करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं। अगर डिस्पोजल करने में कहीं कोई कमी है तो देखिए, बेसिकली ये ऑडिट का उद्देश्य गलती फाइंड आउट करना नहीं है। ऑडिट का उद्देश्य यह है कि आप क्या कर रहे हैं और किस तरह से आपके आचरण में सुधार होनी चाहिए, ताकि भविष्य में आपका इंस्टीट्यूशन प्रो इन्वायरमेंटल एटीट्यूड की ओर वो बढ़े। तो हम लोग उनको उनके एनर्जी कंजम्पशन के बारे में, जैसे एक क्लासरूम में अभी लेक्चर हुआ और लेक्चर होने के बाद वो अगले 2 घंटा वो क्लासरूम खाली रहना है, हम उनको बताते हैं कि जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है आप सारे स्विच ऑफ कर दीजिए, पंखा ऑफ कर दीजिए, एसी है एसी ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपका एनर्जी जो है वो बचे। और यह एनर्जी के कारण, ये जो हम लोग का थर्मल एनर्जी है, जिसमें कि हम कोयला, वायल और ये सब चीज़ जला करके बिजली बनाते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। और ये एक तरह का समझिए कि आगे आने वाले में वर्ल्ड में इस पर निर्णय हो चुका है कि हम अगले 50 और 60 साल में ये सारे थर्मल पावर स्टेशन हम बंद करेंगे, और उसके एवज में हम सोलर पावर का यूज़ करेंगे, हम विंड पावर का यूज़ करेंगे, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो है, उनसे हमको पर्यावरण को नुकसान नहीं है। लेकिन अभी जो हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं क्या देखता हूँ, मैं गांव में जाता हूँ, सरकार ने सबको फ्री में बिजली उपलब्ध करा दिया है। अब लोग दिन में भी अपने घर में बत्ती जलाते रहते हैं। अगर झारखंड में और अगर कहीं भी अगर आप घूमने दिन में चले जाइए तो आप पाएंगे कि 10 घर में कम से कम 5 घर में वो दिन में भी CFL बल्ब जल रहा है। मैं जब भी घूमता हूँ उनको समझाता हूँ कि देखो भाई, सरकार ने तो दिया, लेकिन मेरा तो नैतिक कर्तव्य है कि हम कम से कम इस स्विच भी ऑफ कर दें, ये कर दें। तो इस तरह से हम लोग यूनिवर्सिटी को या जो कॉलेज हैं उनको यह सजेस्ट करते हैं। अब जैसे बहुत सारे आजकल जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियों की संख्या, जेंडर अगर पॉपुलेशन की बात करें, लड़कियों की संख्या ये काफ़ी हो गई है, तो वहाँ पर हम उनको बोलते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन्स जो वगैरह जो होते हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। वेंडिंग मशीन तो बहुत जगह लोगों ने लगा लिया है, तो दैट इज अबाउट द सप्लाई, लेकिन उसका प्रॉपर इन्वायरमेंटल तरीका से, इकोलॉजिकल तरीका से डिस्पोजल भी, इधर उधर फेंक देने से गंदगी फैलती है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं, अब आप सैनिटरी नैपकिन्स के लिए सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी को उसका डिस्पोजल और उसका इंसिनरेटर आता है वो आप लगाइए। अगर आप बिजली की जगह पर है, आप सोलर पैनल्स लगाइए, सोलर लाइट का आप यूज़ कीजिए। रांची यूनिवर्सिटी ने इसमें बहुत अच्छा, BIT सिंदरी का भी मैंने ऑडिट किया, ये दोनों इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी मात्रा में अपने यहाँ सोलर एनर्जी का उपयोग किया। और वो क्या करते हैं कि वो अपने ग्रिड में दे देते हैं, और वहाँ से इनका जो टोटल कंजम्पशन होता है, सपोज कीजिए कि 1 महीने में इनका जो है वो 50,000 रुपये की बिजली इन्होंने कंज्यूम की, और ये जो प्रोड्यूस किए 30,000 रुपये के प्रोड्यूस किए, तो उनका बिल में 50 - 30 उनको केवल 20,000 वो देना पड़ता है।
कहीं ना कहीं ये जो आपने बातें शेयर की, ये हमें इन्वायरमेंट के प्रति ये भी एक चीज़ बताते हैं कि जो स्टेक होल्डर है वो कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप या फिर कोई एक पर्टिकुलर रीजन से आए हुए लोग नहीं है, हर उम्र के लोग और हर जो कॉर्नर से आ रहे जो लोग हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इन्वायरमेंट डे है तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे दर्शक है उनको आप इस दिवस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, किन चीज़ों की उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आपको एक दर्शकों को मैसेज देना हो तो? मैं अपने दर्शकों से मैं एक तरह से कही कि मैं अपील करूंगा कि पर्यावरण दिवस हम लोग एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन आप इसे पूरे साल भर मनाइए। आप अपनी सोच में परिवर्तन इस तरह से कीजिए कि आप जिस दिन आप अपने में सुधार कर लेते हैं आपका पर्यावरण सुधर जाएगा। और हर कोई साल में कम से कम 2 से 5 पौधा जहाँ भी हो, जहाँ भी जगह मिले जरूर लगाए, जिससे कि हमारी धरती जो है वो हरी हो। और जैसा कि थीम हमारा है कि हमारी एक ही धरती, ओनली वन अर्थ। तो अब जो हो चुका तो हो चुका, उसको भूलिए और भविष्य में हम लोग मिल करके अपनी धरती को हरा भरा करें और जो घाव लग चुका है उसमें मलहम लगाने की कोशिश करें। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन अब ज़रूरत है कि वापस से उस गलती को दोहराने के बजाय हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि एक नई दिशा में हम सबको ले जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करने की बहुत ज़रूरत है हम सबकी, और हर उम्र के जो लोग हैं उन्हें समझने की ज़रूरत है कि सबकी अपनी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है जिसको उन्हें निभानी चाहिए अगर हम धरती को बचाना चाहते हैं और वापस से हील करना चाहते हैं। सर, आप हमारे पास आए और आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।